प्यारे बच्चों, कक्षा 11 रासायनिक विज्ञान में हमको अगला चैप्टर पढ़ना है रासायनिक सूत्र एवं रस समीकरण नीति। तो इसमें हमको देखना है रासायनिक सूत्र होता क्या है। तो पहला हेडिंग इसमें हमारा है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र। तो जैसे अगर हम कोई यौगिक की बात करते हैं, जिसे यौगिक में लेते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल या बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज। या अगर हम बात करते हैं एल्कोहल की, इत्यादि प्रकार के आपके यौगिक है। तो जो यौगिक होता है इनको इनके अणु सूत्र के रूप में लिखना, यौगिक को इनके सूत्र के रूप में लिखना। जैसे अगर हम जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका सूत्र होता है H2SO4, इसका होता है C6H12O6, एल्कोहल होता है C2H5OH। तो किसी यौगिक को उनके सूत्र, रासायनिक सूत्र या रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक सूत्र कहलाता है। देख रहे हैं, संक्षेप में हम इसको इस प्रकार लिख रहे हैं। एल्कोहल है, एल्कोहल को रासायनिक सूत्र के रूप में हम इस प्रकार लिखते हैं। तो कहा जाता है किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को संक्षिप्त रूप में लिखा जाना रासायनिक सूत्र कहलाता है। तो रासायनिक सूत्र हमारे निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें हमारा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो अब देखिए मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज के लिए, C6H12 और O6। तो देख रहे हैं इसमें कार्बन जो है इसका 6 परमाणु है, हाइड्रोजन जो है इसका 12 परमाणु है, और पुनः ऑक्सीजन के देखिए इसके 6 परमाणु हैं। तो अगर इसमें जो परमाणु उपस्थित हैं, कार्बन का 6 परमाणु, हाइड्रोजन का 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु, अगर इन परमाणुओं को हम संक्षेप में लिखे या फिर कम से कम संख्या में लिखे तो इसको लिख सकते हैं C, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1। अर्थात इसको लिखना चाहें तो CH2O। अर्थात किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को सरलतम रूप में लिखा जाना मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो देख रहे हैं C6H12O6 का सरलतम रूप है CH2O। तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया। तो यह जो CH2O है यह C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो मूलानुपाती सूत्र को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को सरलतम रूप में प्रदर्शित करना मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो अब देखिए मूलानुपाती सूत्र हमने इसको इस प्रकार प्राप्त किए, परंतु यह किस प्रकार, किस विधि द्वारा प्राप्त होता है, आइए इसको हम देखते हैं। तो जैसे हम इसमें क्या करते हैं, अगर कोई यौगिक है, मान लेते हैं आपका C6H12O6, यह आपका यौगिक है। तो इस यौगिक का हम क्या करते हैं, मोलर द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए या फिर मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे। तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो कार्बन संख्या यहाँ पर 6 है और कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो पूरे 12। फिर अगला परमाणु है हाइड्रोजन, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और हाइड्रोजन की संख्या 12 है, तो ये हो जाएगा 12 और इसका परमाणु भार 1 होता है। फिर देख रहे हैं ऑक्सीजन है, पुनः आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16। अगर इसको हम सरल करें तो जाता है 72 प्लस 12 प्लस 96। तो अगर इसको हम जोड़ दें तो आपका आ जाएगा 180। तो देख रहे हैं ग्लूकोज का यह होता है अणुभार या इसको कहें यौगिक भार।
तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा होता है पहले तत्व का प्रतिशत भार ज्ञात करना है। तो पहला होता है तत्व का प्रतिशत भार। तो हम तत्व का प्रतिशत भार किस प्रकार ज्ञात करते हैं, जैसे हमको ज्ञात करना है इसी में C6H12O6 में, तो हमको कार्बन का प्रतिशत भार ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कार्बन का प्रतिशत भार ज्ञात करना है, तो पहले हमारा होता है तत्व का प्रतिशत भार बराबर तत्व का भार बटे यौगिक का भार। यौगिक मतलब कितना हो जाएगा C6H12O6 यौगिक का भार, और इसमें हम क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं। तो आइए हम निकालते हैं इसका प्रतिशत भार। तो इसमें हमको निकालना पहला कार्बन का प्रतिशत भार। तो हमको कार्बन का प्रतिशत भार निकालना, तो कुल कार्बन का भार कितना होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन की संख्या 12 है, 6 है, तो कार्बन की संख्या 6 है, और कार्बन का परमाणु भार होता है 12 बट्टे। अब देखिए यौगिक का भार, तो यौगिक का भार हमारा 180 आया है, तो हो जाएगा यह 180 और इसके बाद हुए 100। तो अगर इसको हम सरल करें तो हो जाएगा 2400 बट्टे 180। अगर इसको हम सरल करें इस प्रकार हो जाएगा। अगर इसको हम काटे तो हो जाएगा हमारा 40%। अगर इसको हम सरल करें तो हमारा हो जाएगा 40%। अगर अगला हमारा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतिशत भार। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 है, तो 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यहाँ हो जाएगा 1 बटे यौगिक का भार। तो यौगिक का भार 180 है, गुणे 100। अगर इसको हम हल करें तो हो जाएगा 1200 भागे आपका 180। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा आएगा 6.66%। अगला हमारा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत भार। तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत भार होता है, देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6 है, 6 गुणे ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, आपका हो जाएगा 16 भागे यौगिक के भार 180 गुणे 100, तो हो जाएगा यह 9600 भागे 180। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 53.34%। इस प्रकार हम क्या करते हैं, और प्रत्येक तत्व का प्रतिशत भार ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा होता है मोल अनुपात ज्ञात करना। तो हमारा दूसरा होता है मोल अनुपात ज्ञात करना। देखते हैं मोल अनुपात किस प्रकार ज्ञात होता है। दूसरा हमारा होता है मोल अनुपात। अब देखिए मोल अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने ज्ञात किया था कार्बन का प्रतिशत भार 40% आया था, हाइड्रोजन का प्रतिशत भार 6.66% आया था। इसके बाद हमारा अगला था ऑक्सीजन का प्रतिशत भार। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत भार इसको हमने ज्ञात किए थे 53.34%। 53.34%। इस प्रकार से हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत भार मिल गया। अब हम क्या करते हैं, जिसे हमको ज्ञात करना है कार्बन का मोल अनुपात। तो कार्बन का मोल अनुपात, कार्बन का मोल अनुपात, तो इसमें क्या होता है, तो मोल अनुपात पहले होता क्या है देख लीजिए। तो मोल अनुपात बराबर
बराबर तत्व का प्रतिशत भार, तत्व का प्रतिशत भार बटे तत्व का भार, तत्व का भार। तो क्या होता है मोल अनुपात बराबर तत्व का प्रतिशत भार बटे तत्व का भार। इसमें हमको पहला ज्ञात करना है कार्बन का मोल अनुपात। तो पहला होगा कार्बन का मोल अनुपात। अब देखिए कार्बन का मोल अनुपात कितना था, तो कार्बन का प्रतिशत भार, तो कार्बन का प्रतिशत भार कितना आया 40%, उसको हम 40 लिखे बटे तत्व का भार। तत्व का भार मतलब क्या होगा कार्बन का भार। यहाँ हम क्या करते हैं एक तत्व का भार लेते हैं, यहाँ एक तत्व का भार अर्थात कार्बन का भार कितना आ जाएगा 12, तो जाएगा यहाँ आपका 3.33। तो इसको हम हल करें तो आपका 3.33 आएगा। और दूसरा हमारा है हाइड्रोजन का मोल अनुपात। हाइड्रोजन का मोल अनुपात, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत भार कितना आया है 6.66 बटे हाइड्रोजन का भार कितना होगा 1, अर्थात यह आपका आएगा 6.66। और इसके बाद हमारा तीसरा है ऑक्सीजन का मोल अनुपात। ऑक्सीजन का मोल अनुपात, तो ऑक्सीजन का जो मोल अनुपात होता है, अब देखिए ऑक्सीजन का भार कितना होगा प्रतिशत भार 53.34, तो जाएगा 53.34 बटे ऑक्सीजन का भार कितना आता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु भार 16 होता है, तो आपका हो जाएगा 16। तो अगर इसको हम हल करें तो जाएगा 3.33%। तो इस प्रकार हम देखिए तत्व का प्रतिशत भार निकालें और तत्व का मोल अनुपात निकालें। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको सरल अनुपात ज्ञात करना होता है। तो सरल अनुपात हम क्या करते हैं, जिस तत्व का मोल अनुपात सबसे कम होता है उस तत्व के मोल अनुपात से सभी में हम भाग दे देते हैं, तो उस प्रकार हमारा सरल अनुपात आ जाता है। और जो सरल अनुपात आता है वही हमारा मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अगर इस सभी चीज़ों को हम सारणी के रूप में देखना चाहें तो सारणी के रूप में हम इसको निम्न प्रकार देख सकते हैं। आइए इसको हम सारणी के रूप में देखते हैं। जिसे हमको C6H12O6 को हमको मूलानुपाती सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना है। तो पहले हम क्या करते हैं कॉलम बना लेते हैं। तो कॉलम लिखेंगे पहला तत्व, तत्व का भार, तत्व का भार, फिर होता है तत्व का प्रतिशत भार, तत्व का प्रतिशत भार। अगला होता है मोल अनुपात, मोल अनुपात, और लास्ट होता है आपका सरल अनुपात, सरल अनुपात। तो हमारा तत्व हो गया, तत्व का प्रतिशत भार हो गया, मोल अनुपात हो गया और आपका सरल अनुपात हो गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे कॉलम बना लेंगे। तो कॉलम हमारा बन जाएगा, अगर हम कॉलम बनाए तो हमारा इस प्रकार से कॉलम बन जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो पहले हमारा कार्बन है तो हमने कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन लिख दिए, फिर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन लिख दिए। अब देखिए तत्व का भार, जो कार्बन का भार होता है वो आपका 12 होता है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है और ऑक्सीजन का भार 16 होता है। अब हमको तत्व का प्रतिशत भार ज्ञात करना है। तो हमने तत्व का प्रतिशत भार ज्ञात किए थे, तो जो हमारा कार्बन का प्रतिशत भार आया था वह हमारा 40% आया था, हाइड्रोजन का 6.66% आया था और ऑक्सीजन का 53.34% आया था। इसमें हम क्या करते हैं, जब मोल अनुपात ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं प्रतिशत भाग, तत्व के प्रतिशत भाग में हम क्या करते हैं एक परमाणु से भाग देते हैं, अर्थात 40 भागे अगर हम 3 कर दें, 40 भागे हमारा 12 तो हो जाएगा 3.33। ये हमारा जो आता है मोल अनुपात आता है। अब इसके बाद हमारा कितना है 6.66,
भागे इसका परमाणु भार कितना है 1 है, भागे 1 तो बराबर आ गया 6.66। और अगला हमारा है 53.34%, तो 53.34 भागे, देखिए इसका परमाणु भार कितना है 16 है, इसको हम 16 से भाग दिए तो हमारा आएगा 3.33। अगला हमको क्या करना है, सरल अनुपात ज्ञात करना है। तो सरल अनुपात में हम करते क्या है कि जिनका मोल अनुपात सबसे कम होता है उनके मोल अनुपात से हम सभी के मोल अनुपात में भाग देते हैं। तो देखिए इसका मोल अनुपात और इसका मोल अनुपात बराबर है, तो इसमें से कोई भी ले लीजिए और सभी के मोल अनुपात में भाग दे दिए। मान लिया हमने यही ले लिया, इसका भाग हम इसमें देंगे और इसमें भी देंगे, तो हो जाएगा हमारा 3.33 भागे 3.33, तो यह हमारा जाएगा 1। अगर 6.66 में भाग देते हैं 3.33 का, तो यह हो जाएगा आपका 2, और पुनः 3.33 भाग देंगे 3.33 का, तो यह हो जाएगा 1। तो यहाँ देखिए यहाँ जो संख्या है वो आपकी कार्बन परमाणु संख्या होती है, अर्थात यहाँ आपका कार्बन है तो यह हो जाएगा कार्बन C1, और यह जो संख्या है वो आपके हाइड्रोजन की संख्या है, अर्थात आ जाएगा H2, और यह जो संख्या है वो आपकी होगी ऑक्सीजन की संख्या अर्थात O1। और इसको हम लिखना चाहें तो एक साथ तो लिख सकते हैं C1H2O1, या इसको लिख सकते हैं CH2O, क्योंकि एक लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई मतलब होता नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसका मूलानुपाती सूत्र CH2O है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।